नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। महाराष्ट्र की महाभारत में आज शिंदे गुट का दांव भारी पड़ा क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए एक नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब आज शाम 5:30 बजे तक देना था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह डेडलाइन 11 जुलाई की शाम 5:30 बजे तक कर दी। इसका साफ मतलब है कि डिप्टी स्पीकर 11 जुलाई तक बागी विधायकों पर कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे। इसे शिंदे गुट के लिए बड़ी कामयाबी, जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या लोकतंत्र के नाम पर शुरू हुई ये सियासी लड़ाई में अब गुंडा तंत्र हावी हो गया है? क्योंकि पहले संजय राउत ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि शिव सैनिकों के गुस्से का विस्फोट हो सकता है। अगर शिव सैनिक भड़क गए तो आग लग जाएगी और उसके बाद बागी विधायकों के घर पे तोड़ फोड़ हुई। फिर मामला बाप तक पहुंच गया। संजय राउत ने क्या, कुछ लोग अपना बाप बदल लेते हैं, सोचिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि 40 लोग जो गुवाहाटी में बैठे हैं और मजा कर रहे हैं, वो एक तरह से जिंदा लाश बन चुके हैं। और तो और भड़काऊ अंदाज में उन्होंने कहा कि अगर शिव सैनिक भड़क गए तो आग लग जाएगी। तो दूसरी तरफ शिवसेना के बड़े नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुभाष देसाई कह रहे हैं कि अगर ये बागी महाराष्ट्र में होते तो किसी भी बिल से पुलिस उन्हें पकड़कर घसीट कर ले आती। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लोकतंत्र के नाम पर इस गुंडा तंत्र को क्या जायज ठहराया जा सकता है? आज के आर पार में हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की लड़ाई बाप से लाश तक गई है। आज आर पार में इसकी होगी सीधी बात। महाराष्ट्र की लड़ाई बाप से लाश तक आई। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। जो 40 लोग वहाँ गुवाहाटी में बैठे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो एक तरह जिंदा लाशें हैं। और फिर शुरू हुआ धमकी वाला सियासी खेल। गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। अगर महाराष्ट्र में होते तो कौन से भी बिल से महाराष्ट्र की पुलिस उनको पकड़ के घसीट के ले आती। इसके बाद आदित्य ठाकरे ने भी शिंदे गुट को बड़ा संदेश दिया। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट के विधायकों को बड़ी राहत मिली। एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों के खिलाफ 11 जुलाई तक डिप्टी स्पीकर कोई एक्शन नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो किया गया है और हमेशा जो है वो सत्य परिस्थिति का विजय जो है होता आया है। लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में बड़ा घटनाक्रम हुआ। डिप्टी स्पीकर की तरफ से पहले तो कहा गया कि उन्हें पद से हटाने के लिए नोटिस नहीं दिया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम हलफनामा दाखिल करने को कहेंगे, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर के वकील ने कहा कि नोटिस आया तो था, लेकिन ये अधिकृत ईमेल के जरिए नहीं भेजा गया, इसलिए इस नोटिस को नहीं माना गया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, अपने ही मामले में डिप्टी स्पीकर जज कैसे बन गए? लेकिन महाराष्ट्र की सड़कों पर जो हो रहा है उसके बाद दो टूक सवाल है कि लोकतंत्र वाली लड़ाई में गुंडा तंत्र हावी हो रहा है। इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। महाराष्ट्र की लड़ाई बाप से लाश तक आई। और लोकतंत्र की जंग में गुंडा तंत्र का विश्लेषण सुनिए और देखिए। आज मैं नहीं बोलूंगा, आज बयान बोलेंगे। पहला बयान संजय राउत का मैं आपको सुनाता हूं, दिखाता हूं। संजय राउत कह रहे हैं कि कैसे कैसे लोग, क्योंकि मराठी में ये बयान है, कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं। वो बयान सुनिए पूरा। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं,
पार्टी में खाते हैं पीते हैं बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। और कैसे अब लाश तक बात आई वो भी सुनिए कि जिंदा लाशें हैं, सुनिए जरा। 40 लोग वहाँ गुवाहाटी में बैठे हैं, मजाक कर रहे हैं। वो एक तरह की जिंदा लाशें हैं। वो यहाँ आएंगे तो उनका आत्मा यहाँ नहीं होगा, जिंदा मुर्दे हो गए। जिंदा मुर्दे होंगे, लाशें। अगला बयान सुनिए, ये भी संजय राउत ही हैं, तो यही है जो मेन बयान दे रहे हैं। अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, आग लग जाएगी। धमकी किसको दे रहे हैं? ये कहां आग लगाने की बात कर रहे हैं संजय राउत? गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें। अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो, आग लग जाएगी। सुभाष देसाई शिवसेना के नेता है भी है और मंत्री भी हैं। कुछ ही मंत्री जो है इस समय उद्धव ठाकरे खेमे में बचे हैं। सुभाष देसाई और आदित्य ठाकरे उसमें से है। सुभाष देसाई कहते हैं कि अगर वो महाराष्ट्र में किसी बिल में भी होते, वो आगे क्या कहते हैं सुनिए जरा। अगर महाराष्ट्र में होते तो कौन से भी बिल से महाराष्ट्र की पुलिस उनको पकड़ के घसीट के ले आती। इसलिए भाग के डर के अभी गुवाहाटी बैठे हैं। जैसे कोई ना कोई दिन वो यहाँ मुंबई में आएंगे तो उनके जो साथ में है उसमें से आधे से ज़्यादा जल्दी शिवसेना भवन में आकर के दाखिल हो जाएंगे। बाकी जो है उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। पूरे एयरपोर्ट का घेराव 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, आप बोलो उतने घंटों तक घेराव करके बैठने की क्षमता सिर्फ शिवसेना की। मतलब सोचिए, वो विधायक आएंगे और एयरपोर्ट में 72 घंटे का हम घेराव कर लेंगे। तभी वो उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में बोला कि हमें जान से मारने की लगभग धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन फायदा क्या हो रहा है? अभी एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है कि एक और विधायक उद्धव खेमे से शिंदे खेमे में जा रहे हैं। यानी एक और विधायक सूरत के रास्ते गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। यानी यहां पर धमकियां बढ़ रही हैं, वहां से विधायक छिटकते जा रहे हैं। एमएलए राहुल पाटिल भी बागियों के साथ अब बैठेंगे। राहुल सूरत के रास्ते पहुंच रहे हैं गुवाहाटी। परभणी से विधायक हैं और वो भी पहुंच रहे हैं। एक और बड़ी खबर, धमकियों की धारा बढ़ रही है तो दूसरी तरफ शिंदे का खेमा और मजबूत होता जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत शिंदे के खेमे को मिली और उद्धव ठाकरे को पहले सुप्रीम कोर्ट से झटका और अब झटका मिला है अपने एक और विधायक से। हालांकि आदित्य ठाकरे ने बोला था हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया बदमाश हो गई। लेकिन जहां धमकी का रेशो बढ़ता जा रहा है वहां विधायकों का पलायन भी बढ़ता जा रहा है। असली शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे क्लेम कर रहे हैं कि अब असली शिवसेना वो है। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में डॉक्टर अजय आलोक हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ शशांक वाजपेयी हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनका अभिनंदन है। आनंद दुबे हैं, नेता शिवसेना के। बृजमोहन श्रीवास्तव हैं, नेता एनसीपी के। तहसीन पूनावाला, पॉलिटिकल एक्सपर्ट एंड कांग्रेस, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दुबे जी, ये धमकियां आप दे रहे हैं लेकिन धमकियों का कोई लाभ ही नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं आग लगा देंगे, तो फिर एक विधायक निकल गया। फिर आपने बोला देखिए वो जिंदा लाशें आएंगी, एक और विधायक निकल गया। आज एक और धमकी दी कि हम 72 घंटे तक एयरपोर्ट बंद कर देंगे, उसके बाहर लोगों को इकट्ठा कर देंगे। एक और विधायक चला गया। आनंद दुबे जी, अब तो 14 बचे हैं, 15 बचे हैं। अमीश जी, मैं कहता हूं कि 55 में से 54 भी चले जाएं, एक तो पर आपका विश्वास है, एक नहीं जाएगा। नहीं, ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर 54 भी चले जाएं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रही बात संजय राउत साहब की, उन्होंने अपने दोनों बयान को क्लियरली सफाई देते हुए कहा है कि मेरे कहने की मंशा ये रही है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के बताया गया। पहला बयान की जो 40 लाशें आएंगी उसका पोस्टमार्टम विधान भवन में होगा। उन्होंने क्लियर कहा कि जो इंसान अपने पार्टी से गद्दारी करता है, अपनी आत्मा को मार देता है,
वो एक आत्मा विहीन सिर्फ एक शरीर रहता है और वो शरीर लेकर उसको आना ही होगा और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के पोस्टमार्टम से गुजरना ही होगा। तो क्लियर हो गया कि उनका एक कहने का अंदाज था और लोगों ने उसको अलग ढंग से समझा। लेकिन इस समय की बड़ी खबर आ रही है, अगर शिवसेना ने धमकी दी है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बड़ी स्टोरी बता रहा हूं, महाराष्ट्र की सियासत में इस समय की इससे बड़ी खबर व्यूअर्स नहीं हो सकती। मुंबई बीजेपी कार्यकर्ताओं को एयरपोर्ट पहुंचने की तैयारी रखने का निर्देश दे दिया गया है। आदेश दिया गया है कि जब तारीख और समय बताया जाए तो बड़ी से बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उनके साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। बागी विधायकों का भव्य स्वागत किया जाएगा, उनके लिए फूल बरसाए जाएंगे, उनकी सुरक्षा का जिम्मा बीजेपी के कार्यकर्ता लेंगे। यानी अब आमना सामना होगा शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का। दो सबसे पुराने दोस्त आमने सामने होंगे सड़क के ऊपर, और हम कह सकते हैं कि असली शिवसेना क्या शिंदे की जो शिवसेना बताई जा रही है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि शिंदे का गुट बहुत ज्यादा मजबूत है। 40 विधायकों के साथ, 60 पार्षदों के साथ, कई सांसदों के साथ असली शिवसेना क्या शिंदे का गुट हो गया है। और जो धमकियां दी जा रही थी लगातार, उसका रत्ती भर असर, मैं कह सकता हूं रत्ती भर असर शिंदे गुट पे नहीं पड़ा है। वहां उनकी तैयारी मजबूत दिख रही है। शिवसेना की जो उद्धव कैंप है उनकी तैयारी नहीं दिख रही है, ये कैटेगोरिकली हम देख सकते हैं। दुबे जी, आपकी प्रतिक्रिया, आपने बोला हम 72 घंटे तक घेराव करेंगे, घसीट लेंगे विधायकों को। बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आइए आप, स्वागत है आपका, हम भी पलक पावड़े बिछाकर और फूलों से स्वागत करेंगे। आप लोग तो लोकतंत्र की बात करते थे, गुंडा तंत्र पे क्यों आ गए? अमीश जी, अभी आप हमारे पार्टी के नेताओं के बयान को ऐसे बता रहे थे कि जैसे हम एयरपोर्ट घेर के वहां हिंसा करने वाले हैं, और अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान को आप फूल सजाकर बता रहे हैं ये कि वो बीजेपी का फूलों यही की वर्षा है। करने वाले हैं। आपके नेता की स्टेटमेंट मैं सुना रहा हूं, बीजेपी के हवाले से जो खबर आई है वो बता रहा हूं। अगर बीजेपी भी कहती कि हम घेराव करेंगे, हम बाहर नहीं किसी को निकलने देंगे, हम शिवसेना के कार्यकर्ताओं को मारेंगे, पीटेंगे, हम बोलते हैं बीजेपी गुंडा तंत्र कर रही है। अमीश जी, बीजेपी एक बहुत ही साधु संतों की, महात्माओं की पार्टी है। इसके लिए बीजेपी पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जब आमना सामना होगा और जब हमें चुनौती दी जाएगी तो जरूर रण में हम उनका सामना करेंगे। फिलहाल मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। संजय राउत साहब ने जो बाप बदलने की बात कही, नहीं, मेरे को पहले ये बताइए, गुलाब राव पाटिल, एक सेकंड आनंद दुबे जी, अभी थोड़ा जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। आज आप ही हैं मेरे चीफ गेस्ट, आज आप ही मुख्य वक्ता है मेरी चैनल में, आप ही को भरपूर मौका दूंगा मैं। बिल्कुल अमीश जी, बिल्कुल। जी देखिए, बिल्कुल एक बात बताइए, ये बाप तक तो बात गई, लाश तक भी बात गई, और ये आग लगाने की बात क्या हो रही थी कि सांगली के कुछ लोग आए हुए हैं, हमारे इशारे का वेट कर रहे हैं, क्या आग लगाएंगे, किसे आग लगाएंगे? आप सरकार में है जनाब, उधर अभी आपकी सरकार का बहुमत है नहीं है, वो तो आपने अंतिम शब्दों को, अमीश जी, आपने अंतिम शब्दों को सुना नहीं। राउत जी ने कहा कि सांगली के कार्यकर्ता आए, उन्होंने कहा कि साहब हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, हम आक्रोश में है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, तो हम आग लगा देंगे। तो संजय राउत जी ने कहा कि नहीं, संयम बनाए रखिए, आप चाहे तो फिर रिपीट करके दिखा दीजिए जो मैंने सुना है। तो उन्होंने कहा संयम बनाए रखिए। उन्होंने ये बोला चलाइए, वो पूछना चाहते हैं लोग हम क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। संजय राउत ने ये बोला, बाद में उन्होंने बोला कि मैंने संयम रखने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कहा संयम बनाए रखिए। देखिए, उन्होंने कहा मैंने कहा संयम बनाए रखिए। आनंद दुबे, अगर आप पुराने प्रवक्ता होंगे, लेकिन मुझे 21 साल हो गए, 22 साल हो गए पत्रकारिता के अंदर, और 17-18 साल हो गए इस डिबेट्स को हैंडल करते हुए। प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, कपिल सिब्बल के बाद हम यहाँ पर हैं। तो मैं आपको दुबे जी एक सवाल मैं पूछता हूँ, एक बात बताइए, आप तो लोकतंत्र की बात करते थे, लेकिन ये तो खुल्लम खुल्ला गुंडा तंत्र की बात हो रही है। आपके एक मंत्री कह रहे हैं कि हम 72 घंटे तक, इतनी ताकत है शिवसेना के अंदर, 72 घंटे तक आप एयरपोर्ट घेर लेंगे और कुछ लोग बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। क्या मतलब, उनको पब्लिक में जाके मारेंगे, पीटेंगे? क्योंकि
नहीं बताइए ना। आपने इसको गलत ढंग से ले लिया उनके है। शिव सैनिक, वो भी तो शिव सैनिक ही है। 40 नंबर उनका है, बड़ा नंबर उनका है। अगर उनके समर्थक सड़क पे आ गए तो क्या होगा बाकियों का हाल? 54 जाएंगे। अमीश जी, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 54 के 54 चले जाएंगे, मान लीजिए ये हमारे ही हैं, और इस सुबह के भूले यदि शाम को लौट आएंगे तो भी हमारे ही हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 21 लोग हमारे संपर्क में बने हुए हैं, वो आना चाहते हैं, समय लग रहा है। जैसे जैसे होटल की डेट्स बढ़ रही है उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, और बहुत जल्दी उनमें से कुछ विधायक मुंबई आएंगे। अगर समुद्र की लहरें जाती हैं तो वही लौटकर आती हैं, इसलिए अगर कोई विधायक जाते हैं आप समुद्र की लहरों का आप समुद्र की लहरों का इंतजार करिए ना। आप तो खुद ही तूफान लाना चाहते हैं आग लगाने की बात को करके। बातें तो आप बड़ी सुंदर कर रहे हैं चैनल के ऊपर, लेकिन वहां पर जो बाइट देते हैं आपके नेता वो तो कमाल ही होती है। डॉक्टर अजय आलोक, ये इंटरेस्टिंग है। ये अगर विश्लेषण करेंगे धमकियों का, तो जब धमकी मिली है तब तक एक विधायक और छिटका है। पहली धमकी मिली, एक विधायक निकल के चला गया, दूसरी मिली, एक और चला गया, तीसरी मिली, तीसरा एक और चला गया। जो संख्या 35-36 थी वो संख्या 40 पहुंच गई है, और टोटल 52 पहुंच गई है। या तो धमकाने वाला सही नहीं है या धमकी सही नहीं है। एक कहावत है कि घर को आग लगाने के लिए एक चिराग काफी होता है। शिवसेना में तो कई हो गए। अब सबसे बड़ी बात है कि धमकी देके फायदा क्या है? उद्धव जी को अभी भी ये सारा मसला खत्म हो सकता है। अभी भी एकनाथ शिंदे जी की जो पहली 2-3 दिन की बात थी उद्धव जी से, जो उन्होंने डिमांड रखी थी कि महाविकास अघाड़ी छोड़ दीजिए, बीजेपी के साथ युति बना लीजिए, कुछ नहीं होगा, तो अभी भी उस पर काम नहीं कर रहे। दूसरी बात, राजनीति में शुचिता का बहुत महत्व होता है, और लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। आपको याद होगा फेसबुक लाइव करते हुए उद्धव जी ने कहा था कि विधायक अगर आके कोई मुझसे बोल दे सामने में कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दो, इस्तीफा रखा हुआ, मैं तुरंत दे दूंगा। ठीक है, मेरे सामने आने में डर लगता है, फोन पे बोल दो, मैं उस पर भी इस्तीफा दे दूंगा। तो आज तो उनके विधायक कसरेकर जी ने बिल्कुल मीडिया के सामने आके बोल दिया कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार अल्पमत में आ गई है। तो फिर किस देर बात की? आप शुचिता का पालन कीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। भाई अपना गिंजन करवाना है, अपनी और दुर्गति करवानी है एनसीपी के कहने में आके या किसी के कहने में आके, तो फ्लोर टेस्ट करवाइए। फ्लोर टेस्ट कैसे होगा? ये सारे विधायक जाएंगे, राज्यपाल जी को अपना शरीर उपस्थित हुए कहेंगे कि सरकार अल्पमत में आ गई, राज्यपाल ऑर्डर करेंगे। उसके साथ साथ एक इंटरिम स्पीकर भी अपॉइंट करेंगे, क्योंकि इस डिप्टी स्पीकर पे तो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस ऑलरेडी भेजा जा चुका है, तो इसलिए ये फ्लोर टेस्ट तो करवाएंगे नहीं। तो एक इंटरिम स्पीकर अपॉइंट होगा, और उसके बाद सदन में आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को सूचना दे दी जाएगी पहले, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट होगी तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, जवाब। तो ये सब प्रोसेस करने में अगर आप कोई धमकी से राजनीति करना चाह रहा है तो ये क्यों भूल जा रहे हैं कि वो 40 के 40 भी शिव सैनिक ही हैं, वो शस्त्री थे शिव सैनिक के। और एकनाथ शिंदे बहुत मजबूत शिव सैनिक है, उनके साथ जितने लोग हैं सब पुराने शिव सैनिक हैं, और उनकी एक ही मांग है कि अपने विचारधारा के साथ रहने की। आज भी महाविकास अघाड़ी छोड़ दीजिए, वो सब एक साथ उद्धव जी के साथ ही आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? खत्म कीजिए। आप छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? ये बड़ी एम्बैरेसमेंट हो गई है आपके लिए। कल को वो पार्टी पे क्लेम करेंगे। एक एम्बैरेसमेंट इसलिए हो गई है कि अब देखिए, पहले बोला जा रहा था कि जब बोला जाएगा तो इस्तीफा देंगे, अब तो सार्वजनिक तौर पर विधायक कासरेकर साहब ने बोल दिया कि इस्तीफा दे दीजिए, मैंडेट खो चुके हैं, तो क्या करिएगा आप? और सोर्सेस तो ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देना चाहते थे फेसबुक लाइव पर, लेकिन शरद राव पवार ने मना करा, इसलिए रोका। उसके बाद भी वो इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन फिर शरद राव पवार ने रोका। यही तो एकनाथ शिंदे की दिक्कत है कि आपकी पार्टी को यानी शिवसेना को शरद राव पवार चला रहे हैं। दैट इज हिज प्रॉब्लम। पवार जैसा चाहते हैं वैसा आप करते हैं, पवार संजय राउत को कहते हैं वो वैसा बोलते हैं, यही तो शिंदे साहब का कहना है। अमीश भाई, जिंदगी में आपके आसपास मित्र होना कोई बुरी बात नहीं होती है। कोई अच्छे सलाहकार यदि आपको कुछ बताते हैं, उनका अनुभव लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी ने अपने फेसबुक लाइव पे सारी बातें बता दी, पूरे महाराष्ट्र को, भारत को पता चल गई। वो वर्षा बंगला छोड़ के अपने परमानेंट घर मातोश्री में भी आ गए। तो पद की या सत्ता की कभी कोई लालसा नहीं रही है।
मुझे खाली एक चीज पूछना है, अजय आलोक जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही। फ्लोर टेस्ट के लिए चुनौती दीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं। आपके हर फ्लोर टेस्ट को हम गुजरेंगे, हर एक चुनौती का हम सामना करेंगे। अगर हमारे पास शक्ति होगी हम सरकार बचाएंगे, तुम्हारे पास ज़्यादा शक्ति होगी सरकार गिरा देना। लेकिन ये सारी प्रक्रिया से तो गुजरना होगा। दूर बैठकर खाली बातें करने से कुछ होगा नहीं। और आप जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें चुनौती दे दीजिए फ्लोर टेस्ट की, हम सामना करने को तैयार हैं। अगर हम उससे भागे, हम उससे बचें तो कोई बात अलग होगी। हम तैयार हैं अमीश भाई। अजय आलोक, देखिए मेरी बात मानिए, अगर ऐसी ही बात है, अगर आप अल्पमत में नहीं हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, वो अभी गवर्नर को एक पन्ने का एक लाइन की चिट्ठी लिख के कह सकते हैं कि विशेष सत्र बुलवा लिया जाए। मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में सबसे उपयुक्त व्यक्ति तो खुद उद्धव ठाकरे हैं इसके लिए। किसी दूसरे पे आपको डिपेंड होने की जरूरत क्या है? हम नहीं बहुमत साबित कर लीजिए। मुख्यमंत्री के लिए एक लाइन की चिट्ठी राज्यपाल को काफी है। क्यों आप नहीं कहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूं आप नहीं कहेंगे, पता है, लेकिन और ये विधायक जब जाएंगे फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल के पास, तब आप भागेंगे सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने के लिए कि साहब आपने तो 11 जुलाई तक का समय दिया है जवाब देने के लिए, ये फ्लोर टेस्टिंग की बात हो रही है, इस पर स्टे दीजिए। आप यही करेंगे, लेकिन इसमें आप सफल क्या नहीं हो करेंगे अजय जी? हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये हमारी रणनीति का हिस्सा है, हम अभी आपसे नहीं बताएंगे। अच्छा, आपकी आप अपना खेल खेलिए, हम अपना खेल। एक सवाल, एक आनंद दुबे, क्या आपकी रणनीति शरद राव पवार बना रहे हैं? क्या शिवसेना इज नाउ ऑफिशियली हैंडल्ड बाय शरद राव पवार एज एकनाथ शिंदे एंड हिज टीम इज सेइंग कि शरद राव पवार जो कहते हैं वही आप लोग करते हैं? ये आपका आरोप निराधार है, बेबुनियाद मेरा नहीं, है। ये आपकी पार्टी का आरोप है, आपके 40 विधायकों का आरोप है। नहीं, वो ठीक है, वो 40 विधायक जो हैं वो बहुत ही प्यारे लोग हैं, वो जो कहते हैं उनके जो आरोप हैं उसको हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। आपको मैं बड़ी गंभीरता से पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं, हमारी पार्टी में सारा अधिकार आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को है, सारे निर्णय वो लेते हैं। पर ये खबर क्यों है फिर कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देना चाहते थे, शरद राव पवार ने उनको मना करा तो वो मान गए, फिर देना चाहते थे, शरद राव पवार ने मना करा तो वो मान गए? सूत्रों के हवाले, सूत्रों, तो यही बात तो एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं। खबर है इस पर, इसको मैं नहीं जानता। जी जी, एक प्रॉब्लम जो इस समय क्या कह रहे हैं जी, बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं, उनसे पूछिए। बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मैं आपका रुख करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है मौजूदा परिस्थिति के अंदर फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार को चले जाना चाहिए? और जितनी धमकी बढ़ रही है उतने विधायक जा रहे हैं। अमित जी देखिए, हमारी सरकार पूरी तौर से बहुमत पे है। जिन लोगों को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है फ्लोर टेस्ट के लिए, तो उनको जाना चाहिए, उनको मांग करना चाहिए। हमारी सरकार को तो आदरणीय महामहिम ने शपथ दिलवाई थी, बहुमत के आधार पर शपथ दिलवाई थी, और उसके बाद से लगातार हमारी सरकार महाराष्ट्र में काम कर रही है। हमें तो कोई परेशानी नहीं है। जिनको इस बात का भान है, जिनको ऐसा लगता है कि बहुमत उनके साथ है, उन लोगों को सामने आना चाहिए। वो अच्छा, ये आपका क्या मानना है, ये लोकतंत्र है या धमकी तंत्र है जिसमें मार कुटाई, धमकीबाजी, आग लगाने की बात करना लाजमी है? देखिए अमित जी, ये बात किसी भी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार नहीं की जा सकती। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में नहीं है, ये बात बिल्कुल हकीकत है, और ना ही महाविकास आघाड़ी की सरकार इसके पक्ष में, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। लेकिन आप देख रहे हैं वहां पर तोड़फोड़ हो रही है, वहां पर कई विधायकों के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है, वहां पे परिस्थिति धमकाने की हो रही है। बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। महाविकास आघाड़ी की सरकार ने पूरी तौर से निर्देशित किया है पुलिस को कि वो इस मामले में किसी भी प्रकार का पक्षपात ना करे, जो भी ऐसी हरकत करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अब प्रश्न उठता है, हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि जो विधायक गुवाहाटी में बैठे हुए हैं वो अपने समर्थकों से यहाँ पे इस प्रकार का वातावरण बनवा रहे हैं जिससे यह संदेश जाए कि महाराष्ट्र में हिंसा हो रही है। आप मुझे बताइए, आज आदरणीय संजय राउत साहब के फोटो चला है, एकनाथ ओके अजय आलोक, वो जो विधायक है वो अपना दफ्तर स्वयं ही तोड़वा रहे हैं, अपने परिवार वालों को धमकवा रहे हैं, और संजय राउत से भी वही विधायक बुलवा रहे हैं। बड़े मासूम है संजय राउत, सुभाष देसाई जो इस तरह की बात बोल रहे हैं। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये आपका जो है, आपका जो विवेचना है बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक सेकेंड अजय आलोक, डॉक्टर अजय नहीं, लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव ऑन दिस। नहीं, बड़े भोले हैं तमाम लोग। ये अमीश, ये पूरा देश देख रहा है कि परसों से जब से धमकी देना शुरू हुआ है, कैसे कैसे तोड़फोड़ और गुंडागर्दी शुरू हुई है।
मैंने परसों ही ये ट्वीट किया था कि जिस तरह से गुंडागर्दी है, प्रदेश में अराजकता हो रही है, ये सरकार के द्वारा संरक्षित अराजकता है और ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन की तरफ प्रदेश को बढ़ा रहा है। 13 करोड़ लोगों का प्रदेश किसी तरह से ये राष्ट्रपति शासन की ओर प्रदेश को बढ़ा रहा है। अराजक आप नहीं हो सकते और सरकार संरक्षित अराजकता कभी नहीं हो सकती है। महाराष्ट्र को सरकार संरक्षित अराजकता कभी नहीं हो सकती है। उस दिन से चल रहा है जिस दिन का महाराष्ट्र अगर सरकार ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। तहसीन पूनावाला, तो तहसीन पूनावाला, मैं ब्रेक के बाद आप ही से शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन बड़ी खबर भी आ रही है। ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूं, मेरे साथ शशांक बाजपेयी भी है, मैं ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर, मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है एक और, जो बागी विधायक हैं उनके हवाले से बड़ी खबर आई है। दीपक केसकर ने अपील करी है उद्धव ठाकरे से, बीजेपी के साथ गठबंधन को सोचे, हमारी लड़ाई बगावत नहीं है, हम पार्टी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई शिवसेना के आत्मसम्मान की है। मैं पहले दिन से इस खबर पे हम लगातार बने हुए हैं कि ओवरऑल ये पूरा मामला यही है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा नेचुरल अलायंस है, उसके साथ हमें जाना होगा। पहले दिन भी शिंदे गुट ने ये बात बोली थी कि अगर बीजेपी के साथ आते हैं आप तो समझौता हो सकता है, अगर नहीं तो फिर असली शिवसेना बाला साहब की शिवसेना हम हैं। जनता ने बीजेपी और शिवसेना पे विश्वास जताया है। दीपक केसकर ने इस बयान को दिया है। तो इस समय की ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। उद्धव ठाकरे को अपील करिए कि बीजेपी के साथ आ जाए, लेकिन इसी बीच बीजेपी के कोर ग्रुप की एक मीटिंग हो रही थी, वो मीटिंग भी अब समाप्त हो गई है और फडणवीस के घर ये बीजेपी की बैठक खत्म हुई है। इस बैठक में बीजेपी ने बोला है कि अभी हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। मौजूदा सियासी हालात पे चर्चा हुई है, लेकिन अभी कोई कदम नहीं उठाएगी बीजेपी, सिर्फ वेट एंड वॉच की नीति अपनाएगी। हालात के हिसाब से फैसला होगा, फिलहाल जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होगा। फडणवीस के घर पे ये महत्वपूर्ण बैठक। तहसीन पूनावाला, बीजेपी वेट एंड वॉच अपना रही है। बागी विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ आ जाइए, हमें जनता ने जितवाया था। बीजेपी और सेना, बीजेपी इसके पीछे, इस षड्यंत्र के पीछे बीजेपी लगातार इन कुछ बागियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है और पीएम के चंदा फंड और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के पैसे, आपके टैक्स के पैसे, हमारे पैसे इस पर खर्च कर रही है। सैनिकों को पैसे देने के लिए, पेंशन देने के लिए पैसे नहीं, इन चीजों के लिए, स्पेशल मसाज के लिए इनके लिए पैसे है। मैं कुछ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बातें आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। मैं जब जुड़ा, मैं अजय आलोक जी की बात सुन रहा था, उन्होंने स्पीकर को निकालने की बात की और कहा कि डिप्टी स्पीकर पे ट्रस्ट नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला महाविकास आघाड़ी के पक्ष में दिया है। जो ये बागी दल है, सबसे पहले इनके पास कोई बहुमत नहीं, जैसे शिवसेना के आपके प्रवक्ता ने बोले। अगर इनके पास कोई बहुमत होती तो ये ले आए, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए और ये सरकार को गिरा दे, या देवेंद्र फडणवीस जी ले आए। इनके पास किसी के पास बहुमत है नहीं, कुछ 4, 5, 8, 10 लोग हैं, इनके पास बहुमत है नहीं। दूसरी चीज, इन्होंने इंटेंशन दिखाया स्पीकर को निकालने को, लेकिन कह रहे हैं 179C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के तहत ये स्पीकर को निकालना चाहते हैं। लेकिन प्रक्रिया ये कहती है कि अगर आपको स्पीकर को निकालना है, आपको 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है कम से कम रेजोल्यूशन पास करने के लिए, मूव करने के लिए। और रेजोल्यूशन सिर्फ असेंबली में पास होता है या असेंबली में मूव हो सकता है, असेंबली सेशन में नहीं है। आपको असेंबली सेशन में बुलाना पड़ेगा। असेंबली सेशन में बुलाने के बाद आपको 7 दिन के अंदर 29 एमएलए कम से कम चाहिए जो एक कहे कि हमें ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट करना है जिससे हम स्पीकर को निकालें। ये कोई नंबर इनके पास नहीं, कोई संख्या इनके पास नहीं, कोई इन्होंने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, बस एक चिट्ठी लिख दी हमको स्पीकर निकालना है। इस तरह लेकिन आज नहीं निकाला जाता है। देखिए सबसे बड़ा तहसीन लेट्स गेट ऑन फैक्ट। तहसीन होल्ड ऑन तहसीन, लेट्स गेट ऑन फैक्ट। आज जो जिसकी डेडलाइन आज समाप्त हो रही थी, सस्पेंशन ऑफ द एमएलए 16 एमएलए, उसको नहीं, वो इसके साथ जुड़ा हुआ मैटर है, उसको होल्ड पे डाल दिया गया है 11 जुलाई तक। तो पहला झटका वो, मेरे साथ वकील है, लर्नेड लॉयर है शशांक बाजपेयी। देखिए अभी तो ये केस चल रहा है, किसका पलड़ा भारी है किसका नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन लीगली व्हाट हैपेंड इन कोर्ट टुडे और वो किस तरफ जाता हुआ? देखिए आज लीगली आज
देखिए, आज बड़ा कोर्ट में बड़े साफ शब्दों में जब आर्ग्यूमेंट हुआ तो मैं पूरा इसको बहुत डिटेल से पढ़ रहा था। डिटेल में पढ़ने के बाद कई सारी चीज़ें आज आई हैं, जिसमें से एक पिटीशन है जिसमें आपने देखा होगा लगभग 15 लोग इसमें रिस्पोंडेंट है। उसमें भारत सरकार एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रूप में एक पार्टी बनाई गई है। मेरी आवाज साफ मिल पा रही है? जी। पार्टी बनाई गई है। दूसरा मुकदमा है जिसमें एकनाथ शिंदे का मुकदमा है। उसमें इन्होंने लगभग इसमें 7 लोगों को इसमें रिस्पोंडेंट बनाया है। इन दोनों के बाद आज जब बहस चल रही थी, उस बहस के बीच में जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, बड़े साफ शब्दों में उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। इसमें उन्होंने मौखिक रूप से जो जवाब दिया है, उस जवाब में बिल्कुल साफ कहा है। मैं आपको वो जवाब स्पष्ट रूप से, क्योंकि मैं उस कोर्ट को डायरेक्टली देख रहा था, कि यहाँ पे आप स्पीकर को हटाने के लिए आए हैं, स्पीकर को बचाने के लिए आए हुए हैं। तो साफ जवाब था कि हम लोग यहाँ स्पीकर को बचाने के लिए आए। जब उनको नोटिस सबमिट किया गया है, उसके बाद कोर्ट ने अदर पार्टी से कहा कि 5 दिन के अंदर में आप जवाब दाखिल करें और 11 तारीख को इसमें हम दोबारा सुनवाई करेंगे। जबकि राजीव धवन जी ने कहा इस मैटर में कि हम इस मैटर में चाहते हैं कि एक समय के लिए इसमें हमें कोई इंजेक्शन कोई इसके दे दें। इसको कोर्ट ने पूर्ण रूप से डिक्लाइन कर दिया। इस हिसाब से आज की स्थिति जो कोर्ट के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, तो कानूनी रूप से कई राज्यों में इस तरह के मुकदमे हुए, और जिसमें शिवसेना की जो मुकदमा आया है, यह मुकदमा निश्चित रूप से बहुत उनकी तरफ से कमजोर दिख रहा है। और कानूनी पक्ष अगर आप देखते हैं तो जो एकनाथ शिंदे ने किया है वो बिल्कुल बहुत मजबूत रूप से पक्ष और न्याय उनके साथ दिख रहा है। जी, कानूनी पक्ष इस समय एकनाथ शिंदे का मजबूत दिख रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं आनंद दुबे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट वेटरन लॉयर हैं शशांक बाजपेयी, और आज जब पूछा भी गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि जिस स्पीकर की आप बात कर रहे हैं वो खुद ही जज बन के अपने ऊपर फैसला कैसे सुना सकता है, तो क्या आपको लगता है कि कानूनी पक्ष आपका बेहद कमजोर है और पॉलिटिकल पक्ष भी कमजोर है, क्योंकि नंबर जिस तरह से एकनाथ शिंदे क्लेम कर रहे हैं उनकी तरफ है? अमीश भाई, ऐसा है कि न पॉलिटिकल पक्ष कमज़ोर है न कानूनी पक्ष कमज़ोर है। पॉलिटिकल बाजी हमने परसों ही जीत ली। हमने कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से सभी अधिकार आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को दे दिए, और वो हमारे नेता हैं, पार्टी उनकी है, हम सब उनके नेतृत्व में हैं। और शिवसेना नाम की जो पार्टी है, जो 1966 में बनी थी, उसका पूरा अधिकार उद्धव ठाकरे जी के पास है। पर बाला वही तो बात है, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि बाला साहब के शिव सैनिक हम हैं, हम उनके विचारों पे चल रहे हैं, असली शिव सैनिक हम हैं। ये तो एनसीपी और कांग्रेस वाले हो गए अब। नहीं, ठीक है। देखिए, अब कोई क्या कह रहा है, नहीं कह रहा क्या, मौखिक बातों का कोई जनाधार, कोई मूल्यांकन उसका हम नहीं कर सकते। नंबर अगर उनके पास है, नंबर अगर अमीश जी उनके पास हैं, तो बेशक वो आए, और जो मामला है कि फ्लोर टेस्ट पे जाना है, उसके लिए हम तैयार हैं। ठीक है अजय आलोक, तो वो बात, अब उस बात में कोई दम नहीं रहा अमीश। 7वां दिन है। अब देखिए, अब समय बहुत निकल रहा है। 30 तारीख तक कमरा बढ़ गया, सुन रहा हूं कि 11 तारीख तक होटल में रहेंगे, तो अब विचलित तो जरूर हो रहे हैं वो लोग, वहां बैठकर परेशान हैं। ओके अजय आलोक, विचलित हो रहे हैं एकनाथ शिंदे। देखिए अमीश, आपके चैनल ने भी कई बार बिल्कुल संख्या लिख के उनकी फोटोज जारी की हैं। उसमें से कम 10 लोग मीडिया चैनल पे आके बयान दे चुके हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग चैनलों को, कोई मराठी चैनल, कोई हिंदी चैनल। आज सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका उन्होंने उनकी तरफ से दायर की गई थी, उसमें बड़े साफ शब्दों में लिखा गया था कि हम 39 विधायक हैं और हमारी सुरक्षा को खतरा है। और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि 39 विधायक के घर और जान माल की सुरक्षा की जाए। तो ये 39 शब्द लगता है तहसीन जी ने सुना नहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में। तो इसीलिए ये बात कहना कि उनके साथ नंबर्स नहीं है, 8 या 10 ही है या 12 हैं, तो ये बड़ी ये गैर जरूरी बात है। और 10 या 12 होते तो अभी तक ये विरोध चलता ही नहीं। सवाल उठता है ये कि आज भी क्यों पीछे हट रहे हैं उद्धव ठाकरे कि ठीक है, महाविकास आघाड़ी से हम बाहर आने को तैयार हैं। ये बात तो संजय राउत भी पहले बोल चुके हैं। तो आज यही काम करने में क्या दिक्कत है, करिए, क्राइसिस खत्म। ओके आनंद दुबे, अब सवाल ये हो गया है कि आपके नेतृत्व को चुनौती मिल गई है। ये क्राइसिस आप खत्म भी कर देंगे तब भी शिवसेना उद्धव ठाकरे को चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अमीश भाई 28 साल हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, शायद 100 साल और रह जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे बारे में क्या भावना रखती है आपको बताता हूं, कि जो अपने घर में बैठकर कर रहे थे हमारे कत्ल की तैयारी,
जब हम उनके घर मेहमान बनकर पहुंचे तो उन्होंने कहा बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। ऐसे लोगों के साथ चले जाएं हम, जो हमें 7-8 सालों से पूरी तरह नस्तो नाबूद करना चाहते हैं, हमारी पार्टी का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। ये आनंद दुबे, लेट्स गेट टू द फैक्ट। वो नहीं चाहते। आपने बड़ी शेरो शायरी करी। आपने बोला मेरे को 7-8 सालों से खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी आपको 7-8 सालों से खत्म करना चाहती थी। समझौते में जब आपको सीटें मिली और आपको अब तक की सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में मिली 19, कब आई थी आपकी 19 लोकसभा सीटें? कब आई थी आपकी विधानसभा के अंदर? मुझे बताइए इतनी सीटें। क्या आपको लगता है आपको खत्म करना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी? जब आप नरेंद्र मोदी का कटआउट लगाकर, जब आप नरेंद्र मोदी का कटआउट लगा के वोट मांग रहे थे, तब कहां गया था? तब आपको पता था आपको 8 सालों से अगर बीजेपी खत्म करना चाह रही थी तो 2.5 साल पहले चुनाव क्यों साथ लड़े थे? बीजेपी के साथ चुनाव क्यों लड़े थे 2.5 साल पहले? अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं जवाब दूंगा। दिया मौका आपको, मुझे बोलने देंगे तो जवाब दूंगा। मौका दिया। 2014 में ये हमसे अलग हो गए, अलग अलग लड़े। इन्हें क्या लगा कि शिवसेना की तो कोई ताकत नहीं है, अलग अलग लड़ लेते हैं, अकेले ही सरकार बना लेंगे। हम 63 सीटें जीते, ये 120 जीते। ये 120 सीटें जीते, हम 63 जीते। तो हम कोई खत्म होने वाले लोग नहीं हैं। और जब इनको लगा कि नहीं, इनको खत्म करना तो यार बड़ा मुश्किल है, इनको कुछ दिन और साथ में रखना है, तो उन्होंने हमें साथ में भी रखा। लेकिन जब मौका आया तो सुबह 4 बजे हमारे पीठ पे छुरा भी भोंक दिया। अब आप बताइए, ऐसे लोगों के साथ चले जाएं? आप ही बताइए। अगर आप कहें कि हाँ चले जाएं तो जरूर पुनर्विचार करता हूं। मेरे कहने पर आप क्या मानेंगे? आप तो एकनाथ शिंदे के कहने पे नहीं मान रहे, जिसके साथ 40 विधायक हैं। आपको तो शरद राव पवारी बताएंगे तो कुछ मानेंगे या नहीं मानेंगे? मेरे मानने ना मानने से क्या होता है सर? मैं तो खबर रिपोर्ट कर रहा हूं आप। लेकिन अजय आलोक कुछ कहना चाहते हैं। अजय का आलोक, आप भी कुछ कहेंगे तो मान जाएंगे। आज मानने के मूड में आनंद जी, लेकिन उद्धव इनकी मानेंगे, उद्धव जी इनकी मानेंगे नहीं मानेंगे ये नहीं पता। अमित जी, मैं ब्रिजमोहन जी आपको बता रहा हूं 40 सेकंड सिर्फ। मानना नहीं मानना तो इनका काम है। वैचारिक दृष्टिकोण क्या होता है? वैचारिक दृष्टिकोण अगर हिंदुत्व का है तो आप बगल में किसके साथ बैठे हुए हैं, ये जाके अपने वोटर्स को इन्हीं को समझाना है, मुझे तो समझाना नहीं है। और बाकी वो 40 विधायक अपने भविष्य की चिंता करके, क्योंकि जिस वोटर्स को वो देख रहे हैं वो वोटर्स आज उनसे सवाल पूछ रहा है। जो शिवसेना के एनसीपी कांग्रेस के विधायक हार गए हैं वो अपने क्षेत्र में काम करवा रहे हैं, और जीता हुआ शिव सैनिक विधायक आराम से बैठा हुआ है क्योंकि वो उद्धव ठाकरे से मिल ही नहीं पा रहा है। तो ये सब राजनीतिक परिस्थिति जो विकट है वो शिवसेना के लिए उनके द्वारा खुद पैदा की गई है। तो बेहतर है समय रहते सुधर जाए, ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैं तो चाहूंगा, ये सब कोई चाह रहे हैं कि यही हो जाए। देश में एक राजनीतिक क्राइसिस खड़ा करना कौन चाहता है? लेकिन आप जिनके साथ हैं सबसे ज्यादा प्रसन्न वही हो रहे हैं, सबसे ज्यादा लाभ भी उन्हीं को है। आनंद जी, आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ खड़े होकर आपकी प्रो हिंदुत्व लाइन दिखेगी? क्योंकि संजय गुप्ता एक आपके नेता हैं या फ्रेंड फिलोसफर हैं, जो भी हैं, संजय गुप्ता, उन्होंने बोला कि जैसे शराब की दुकान के आगे, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ये शराब की दुकान के आगे कोई दूध का गिलास लेके खड़ा हो जाए तब भी उसको कोई मानेगा नहीं वो शराबी है कि नहीं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया मेरे कार्यक्रम के अंदर। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी नहीं मैच करती? कांग्रेस इज अगेंस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी, राहुल गांधी ने स्पेसिफिकली बोला है और एक बार नहीं कई बार बोला है। देखिए अमीश भाई, ऐसा है कि मैं कांग्रेस पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इसके लिए उनके बारे में जो क्या आपको लगता है कांग्रेस के साथ हिंदुत्व की आइडियोलॉजी मैच करती है? एनसीपी के साथ हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी मैच करती है? देखिए मैं वही बता रहा हूं। तीनों पार्टियां अलग अलग हैं, तीनों के नेता अलग हैं, तीनों की विचारधारा अलग है। हम अपनी पार्टी की अगर बात करें तो हम प्योर हिंदुत्व वाली पार्टी हैं, 101% हिंदुत्व को लेकर चलने वाली पार्टी हैं। ये महाविकास आघाड़ी की सरकार बनते समय भी इन सारी बातों का ख्याल रखा गया था कि अपनी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर आप आगे बढ़ना है, सरकार में रहकर विकास के कामों को करना है, जनता तो वही तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि काम सारे एनसीपी और कांग्रेस के हो रहे थे, हमारा तो कोई काम ही नहीं हो रहा था। हमारे सामने जो विधायक हारे, जो कैंडिडेट हारे, उनको ज्यादा फंड मिलता था, हमें फंड ही नहीं मिल रहा था। यही तो रो रहे हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक, हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े रहते थे, हमें समय नहीं मिलता था। ये बात सरकार बनने के 6 महीने बाद बता देते तो जरूर उस पर हम कुछ काम कर लेते। अब 2.5 साल बाद बता रहे हैं, और वो भी गुवाहाटी जाकर। आनंद दुबे, कुछ तो गलती हुई होगी, ऐसी तो कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो गलती हुई होगी, आपको नहीं लगता? जब किसी की अति महत्वाकांक्षा चरम सीमा पार कर देती है,
तब गलती न होते हुए भी गलती 40 के 40 महत्वाकांक्षी हो गए। 40 के 40 कह रहे हैं कि शिवसेना को बचाने के लिए महत्वाकांक्षी, हम बाला साहब के शिव सैनिक हैं, हम एनसीपी के शिव सैनिक नहीं हो सकते। देखिए ऐसा है कि बाला साहब जी का नाम लेकर बच नहीं सकते हो, क्योंकि बाला साहब जी का अगर वो सम्मान करते तो कभी उद्धव ठाकरे जी को छोड़कर जाते नहीं। तो ये वैभव खो चुके हैं नाम लेने वाला, तो नाम न ले वो ठीक है। अब क्लेम कर रहे हैं कि असली शिवसेना हम हैं, जानकारी के लिए बता शिवसेना दूं, बाला 21 साहब विधायक, वो तो ये क्लेम कर रहे हैं 21 विधायक और नंबर भी उनके साथ है, लीगल बैटल में भी विधायक जी। अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसमें से 21 विधायक हमारे संपर्क में भी हैं। ठीक है, ओके। बृजमोहन श्रीवास्तव, क्या आपको लगता है कि इसकी सारी जिम्मेदारी और ठीकरा शरद राव पवार पे फूट रहा है? बिल्कुल गलत बात है। कोई जो फोड़ने वाले लोग हैं वो उनका कोई संबंध नहीं है इस पूरे मामले में। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूँ, शशांक भाई को मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया कि 2 पिटीशन लगी है, एक पे 7 एप्लीकेंट और एक पे 10 है। अगर वहां पे 39 लोग या 40 लोग जिनकी की दावा किया जा रहा है, तो वो सारे लोग एप्लीकेंट क्यों नहीं बने? ये एक मुद्दा है। दूसरा आप देखिए कि एकनाथ शिंदे साहब के 2.5 साल के कार्यकाल में उनके विभाग को 13,000 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ है, 13,000 करोड़ का। और अगर मैं विभागों के हिसाब से देखूं तो उनके विभाग में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो फंड का अलॉटमेंट हुआ है वो उनके विभाग को हुआ है। तो ये आरोप तो उनको लगाना गलत है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी या उनके साथ काम नहीं हो रहा था। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। इस पॉलिटिकल एजेंडे के तहत वो अपनी बात कह रहा है, इससे अलग हटकर कोई चीज नहीं है। किसी को जब साथ छोड़ना है तो कोई ना कोई तो बहाना बनाएगा, कोई ना कोई। बृजमोहन श्रीवास्तव, क्या आपको लगता है शिवसेना मुश्किल में है, ट्रबल में है, परेशानी में है? बिल्कुल नहीं है। आप मैं कह रहा हूं, मैं आप इसका देखिए, इसका सॉल्यूशन है कि आखिर फ्रॉड टेस्ट ठीक क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है शशांक इसके अलावा क्या तरीका? एक सेकंड, शशांक वाजपेयी, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ रहा हूं। देखिए एकनाथ शिंदे क्लेम कर रहे हैं कि दे आर द रियल शिवसेना नाउ। क्या आपको लगता है कि जो नंबर गेम है उसकी तरफ, क्या वो रियल शिवसेना का जो क्लेम कर रहे हैं उसमें कुछ दम है या हवाई बातें हैं? बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन आज कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस बात को आज कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि दोनों पार्टीज के बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 39 विधायक की बात हो रही है। यह मामला जाएगा तो यह मामला विशेष रूप से निर्वाचन आयोग का या सुप्रीम कोर्ट को भी डिसाइड करना है। इस बात के लिए ना इस प्रेयर उनके सामने है, ना इस प्रेयर पे आज आर्ग्यूमेंट हुआ है। अगर ये प्रेयर आगे आती है तो सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगा। बड़ी खबर व्यूअर्स, बहुत बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासत से बहुत बड़ी खबर। उद्धव ठाकरे इस्तीफा देना चाहते थे। मैं आपको लगातार बता रहा हूं, शरद राव पवार ने उद्धव ठाकरे को रोक लिया और एक बार नहीं 3 बार रोका शरद राव पवार ने। उद्धव ठाकरे इस्तीफा देना चाहते थे और उनके मन में अभी भी इस्तीफा ही चल रहा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने इस्तीफा देने का मन था, जब वो फेसबुक लाइव कर रहे थे वो इस्तीफा देना चाहते थे। 2 बार उन्होंने मन बनाया था, शरद राव पवार दोनों बार घर पहुंचे और इस्तीफा देने से रोका। यही एकनाथ शिंदे का आरोप है कि शरद राव पवार शिवसेना को चला रहे हैं और न्यूज 18 इस खबर की पुष्टि करता है सोर्सेस के हवाले से। महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे रिजाइन करना चाहते थे, उन्हें पता लग गया था कि नंबर उनके पास नहीं है और कल शाम तक बड़ा घटनाक्रम हो सकता है, बड़ा फैसला उद्धव ठाकरे ले सकते हैं। यह भी सोर्सेस कह रहे हैं। इस समय की बड़ी स्टोरी है, शरद राव पवार ने दोनों बार रोक दिया। यह बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं इस खबर के ऊपर, सीधा रुख कर सकता हूं यतेंद्र शर्मा का, मैं जाऊंगा उनके पास। ये इस समय की बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी है। डॉक्टर अजय आलोक, यही बात तो एकनाथ शिंदे लगातार कह रहे थे कि ये पार्टी शरद राव पवार चला रहे हैं, वो हमसे देखा नहीं जा रहा। और अब खबर आ रही है कि जब उद्धव ठाकरे ने मन बना लिया था तो शरद राव पवार ने रोका, और एक बार नहीं 2 बार रोका। देखिए उद्धव जी को निश्चित रूप से शॉक लगा होगा कि जब विधायकों ने उनका साथ छोड़ना शुरू किया, और यह शॉक इसलिए लगा होगा क्योंकि उद्धव जी ने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है। चाहे ना अनचाहे में, जैसे भी हो, चाहे घमंड के कारण या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उनका संपर्क अपने विधायकों से छूटता चला गया। तो उसके बाद उनको जिस तरह से उन्होंने इमोशनल अपील की थी फेसबुक पे,
वो देख के जाहिर था कि उनको इस चीज का दुख हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो तेवर बदले अगले 2 दिन के बाद से, और जैसे जैसे तेवर बदलते गए वैसे वैसे और विधायक छोड़ के जाते गए, कोई रुका नहीं। तो अब कोई मतलब नहीं बन जाता है। मैंने पहले भी कहा था राजनीतिक शुचिता बहुत जरूरी है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। तहसीन उसी को देखते हुए अगर उद्धव जी फिर मन बना रहे होंगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये करना भी चाहिए। मैंने फिर कहा कि अपना गिंजन करवा के फायदा नहीं होता है। आनंद दुबे, अब तो जो पहले सोर्सेज से खबरी थी अब ये पुख्ता हो गई है कि उद्धव साहब जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, ही वांटेड टू रिजाइन। अमित जी, ऐसा है कि पूरी बात अभी आपकी सुन रहा था मैं। महाविकास आघाड़ी को बनाने में शरद पवार जी की एक बड़ी भूमिका रही है, वो हम सबके एक मार्गदर्शक हैं। तो यदि उन्होंने रोका है तो हो सकता है कोई रणनीति का हिस्सा होगा। चूंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे कि कहाँ से सोर्स आए हैं, कौन है, बट ठीक, अगर रोका भी है तो एक रणनीति का हिस्सा होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं है जी। और ओके ब्रिजमोहन कुछ कहना चाहते हैं? रोकना चाहिए इस्तीफा देने से। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मालूम था कि उनको बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन फ्लोर ऑफ हाउस पे जाकर उन्होंने टेस्ट कराया, 1 वोट से वो हारे। राजनीति जब हम करते हैं तो हम हाउ कैन यू कंपेयर अटल बिहारी वाजपेयी विद दिस केस? अरे सर, नहीं ब्रिजमोहन जी, लेट्स बी रियलिस्टिक ना। आप अटल जी के केस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अटल बिहारी, एक सेकंड रुकिए, रुकना पड़ेगा आपको। अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी के 50 लोग दूसरा गुट बना के नहीं बैठ गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ये नहीं हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी सिंगल, एक सेकंड, नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। आप लोग कुछ भी बोल जाते हैं। देखिए, क्योंकि मुझे ब्रिजमोहन जी सुनना पड़ेगा। देखिए, सुनना पड़ेगा, इत्मीनान रखिए। अब आपने अटल जी का नाम ले लिया। अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने कवर करा हुआ है। आई विल जस्ट टेल यू व्हाट हैपेंड दैट डे। अटल बिहारी वाजपेयी को 50 सांसद उनके छोड़ के दूसरा गुट बना के नहीं बैठ गए थे। ये बात गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? नहीं हुआ था ना ऐसा। अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी पार्लियामेंट के अंदर। यस और नो? एक सेकंड रुकिए। अब क्या शिवसेना, एनसीपी, एक सेकंड रुकना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा। अब आपने मुंह में हाथ दिया तो सुनना पड़ेगा ना पूरा। सुन लो ना पूरा, आप सुनिए। क्या अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी कि नहीं थी? 1998 में जब अटल जी ने इस्तीफा दिया था, 1998 में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी कि नहीं थी? हाँ या ना? हाँ। और क्या शिवसेना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है? हाँ या ना? ना। क्या एनसीपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है? हाँ या ना? ना। क्या कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है? हाँ या ना? ना। इसीलिए ये बात है। अब हाउ कैन यू कंपेयर अटल बिहारी वाजपेयी केस टू उद्धव ठाकरे केस? बहुत बड़ा डिफरेंस है जी, है ही नहीं। देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल इन दिस केस। नाउ ब्रिजमोहन जी, मेक योर पॉइंट। नहीं करना चाहिए, ये मुद्दा है। ये है सबसे बड़ी बात। आदरणीय पवार साहब एक लड़ाकू नेता है। उन्होंने जो सलाह दी है, ये दी है कि भाई पलायन नहीं करना है। अरे यही तो शिंदे की दिक्कत है। वो कह रहे हैं प्रभाव सारा शिवसेना पर डाल दी है। ओके डॉक्टर अजय आलोक, क्यों? महाविकास आघाड़ी हम लोगों की है, उसका हम भी हिस्सा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने धमकाया था कि लाशों की बात करी थी, बाप की बात करी थी। आप ट्विस्ट मत करिए। मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा। यू सेड अटल बिहारी वाजपेयी केस, यू कोटेड अटल बिहारी वाजपेयी, आई डिड नॉट। आप कुतर्क कर रहे हैं, कुतर्क ना करिए। मैं कुतर्क नहीं कर रहा, तर्क कर रहा हूं जो आपको जवाब नहीं हो रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने धमकाया था क्या? जी, ओके डॉक्टर अजय आलोक। देखिए इस पूरे खेल में उद्धव ठाकरे अपना अस्तित्व, उनकी जो पूंजी थी, हिंदुत्व, उनकी जो विचारधारा थी, उसको उन्होंने खो दिया। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो वो शिवसेना का और कांग्रेस पार्टी का, और सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ एक पार्टी को हुआ है और उसका नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। सरकार भी वही चला रहे थे, गृह मंत्रालय लेके तमाम अफसरों की पोस्टिंग उन्होंने की, तमाम फैसले उन्होंने लिए, और हर चीज का ठीकरा फूटा उद्धव ठाकरे पे। करप्शन में 2-2 नेता, 2-2 मंत्री गए एनसीपी के अंदर, ठीकरा फूटा उद्धव ठाकरे पे। सारा रसगुल्ला खाया एनसीपी ने और सारा करवा पानी शिवसेना के मत्थे। यही होना है, यही हो रहा है। अभी भी उद्धव ठाकरे मान जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शरद पवार प्रभावी नेता है, लेकिन वो अपना प्रभाव दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे भी डाल रहे हैं, तो उनके नेताओं को दिक्कत हो रही है ना। उनका प्रभाव शिवसेना में क्यों चलेगा? देखिए ना, ये शिवसेना के नेताओं को तय करना है ना। लेकिन जब महाविकास आघाड़ी का मामला आएगा तो वहां हम लोग स्टैंड क्यों नहीं लेंगे? आप बताइए मुझे। महाविकास आघाड़ी का हम लोग अंग है,
अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार खतरे में पड़ती है, उसके लिए कोई फैसला लेना है तो तीनों दल बैठ के फैसला लेंगे। कोई आदरणीय पवार साहब ने फैसला लिया, क्या शिवसेना ने मिसहैंडल किया इस पूरे इंसिडेंट को? नहीं, हम लोग इस मामले में कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं है। ये आप पूछिए शिवसेना के नेताओं से। हम ये कहना चाहते हैं महाविकास आघाड़ी सरकार बहुत बेहतर तरीके से आदरणीय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम कर रही है, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। जी सीधी बात है इसमें, और हम बहुमत सिद्ध करने के लिए तैयार हैं। आप फ्लोर में आइए, आनंद बोलिए अमीश भाई। आनंद, क्या आपको लगता है कि शरद राव का प्रभावी आपके लिए प्रकोप बन गया है, खासतौर पर जो पार्टी में टूट हुई है और बड़ी टूट हुई है? सर ऐसा मत कहिए, शरद पवार जी एक वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, आज वो विपक्ष में हैं, केंद्र में उनकी सत्ता नहीं है, लेकिन देखिए 40-50 साल का राजनीतिक इतिहास रहा है महाराष्ट्र और केंद्र में मंत्री रहे, महाराष्ट्र में कई बार मुख्यमंत्री रहे। तो एक बुजुर्ग होने के नाते उनसे समय समय पर सलाह लेना भी चाहिए और हम लेते भी हैं। तो अब उनकी सलाह लेकर हम प्रकोप के घेरे में आ गए, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। नहीं, और जल्दबाजी मैं नहीं कह रहा, ये तमाम बातें एकनाथ शिंदे का गुट कह रहा है, जो अपने आप को रियल शिव सैनिक, वो कह रहा है कि शरद राव पवार पार्टी चला रहे थे। अब देखिए, जब नदियों के जब दो छोर होते हैं तो एक दूसरे पर हमले जरूर करते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ कटाक्ष हम पर किया है, कुछ आरोप प्रत्यारोप हम पर किए हैं, तो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो 100% सच है, ये भी संभव नहीं होता। और राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं। लेकिन आजकल चूंकि कुछ 7-8 सालों में राजनीति का कुछ रूप बदला है, अब मनभेद क्या, अब तो कोई भी भेद हो सकते हैं, सिर्फ सत्ता बस आनी चाहिए, साम दाम दंड भेद, उसका अब कोई मोल नहीं रह गया अमीश भाई। तो मैं यही कहूंगा कि शरद पवार जी एक वरिष्ठ हैं, अगर उनकी सलाह कभी मोल नहीं रह गया, कभी महाशक्ति को भी चाहिए तो वो जरूर उनसे ले सकते हैं। पिछले 5 दिनों में, जैसे कि खबर मिली है कि पिछले 5 दिनों में पवार साहब ने लगभग 3000 करोड़ की योजनाओं को पास करवाया है। ठीकरा फूटेगा उद्धव ठाकरे पे? अल्पमत की सरकार ये निर्णय ले सकती है? जरा खुद बोलिए। वर्ली का जो आज जिस कॉलोनी का उद्घाटन करने गए थे आदित्य ठाकरे, क्या अल्पमत की सरकार ये निर्णय ले सकती है? तो ये सारे निर्णयों पे, पिछले 7 दिन के निर्णय पे, जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने सवाल भी उठाया है और गवर्नर को एक चिट्ठी भी लिखी है, इसका बाद में जवाब देंगे। अगर विश्वास मत ये सब ठीकरा उद्धव साहब ने फूंक रहा है और ये सब हो रहा है एनसीपी के कहने पे। इसलिए मैं कह रहा हूं बिहार से बैठ के कुछ भी कर लें उसका कोई मतलब नहीं है। वहां पे हमारी सरकार बहुमत पे है और हमारी सरकार को वहां के आदरणीय महामहिम ने शपथ दिलवाई थी। हम पूरे बहुमत के साथ काम कर रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं अल्पमत की सरकार फैसला ले रही है? अभी फ्लोर में कुछ तय नहीं हुआ। जब तक फ्लोर में कोई चीज तय ना हो, कानून जब तक ये ना कहे कि हम लोग अल्पमत में, आपके कहने से क्या हो जाएगा? तो मुख्यमंत्री जी को बोलिए ना, काम करने से और हमारा प्रशासन काम करने से क्यों रुकेगा? मिनिस्टर के यहाँ मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पर, मुझे रुकना पड़ेगा, समय समाप्त हो गया है। लेकिन ये जंग अभी जारी रहेगी, जो पॉलिटिकल जंग हुई है, क्या ये आशीर्वाद है या फिर प्रकोप है, ये तो समय तय करेगा। हम कोई नहीं होते इस पर जजमेंट देने वाले। लेकिन निष्कर्ष तो यही है कि महाराष्ट्र का जो सियासी पारा है उसमें बाप, लाश और दाऊद पर भी जंग हो रही है। सोचिए जरा कहां जा रहा है ये माहौल। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ 18।